हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे आप लोग। आज है आपका 17 अक्टूबर 2022। इस लेक्चर में हम लोग 14 से लेकर के 17 अक्टूबर तक का लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बीच में आप 2 दिन का लेक्चर मैं प्रोवाइड नहीं करा पाई, इसीलिए एक साथ मैं तीनों दिन का आपके 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो गाइस बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। आज का थंबनेल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, केरला वुमेन सैक्रिफाइस केसेस, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ये 2-3 दिन पुराना हो चुका है, बट फिर भी आज जब लेक्चर लेकर आए हैं तो आज इसको डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो लास्ट के कुछ दिनों में निकले हैं, इंडेक्स प्रकाशित हुए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए और देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशन कोड क्या है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देंगी, सफ़र जारी रखो। हमेशा क्या होगा, आपके आँखों में जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, और दिल में चिंगारी होनी चाहिए न कि यस मैं ये काम करूँगा और मुझे करना है। जिंदा रहना है, अगर आपको इस लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास बहुत सारी तरकीब होनी चाहिए कि ये काम नहीं हुआ तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं हो रहा तो इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि राह में तो बहुत सारे पत्थर आएंगे। तो ये तो आपके सामने, आपके जुनून के सामने, आपके लक्ष्य के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि जब मंजिल आवाज़ देगी तो मंजिलें आवाज़ देंगी, सफ़र जारी रखो। मंजिलें आपको आवाज़ देती रहेंगी, आपको बस क्या करना है, हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट हम लोग देख लेते हैं हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फटाफट गाइस, जिसने भी लाइक नहीं किया अभी तक लाइक करिए, और जो नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? कौन उद्घाटन किया है? जो हमारे युवा और खेल मंत्री हैं, ये क्या नाम है इनका? युवा और खेल मंत्री, जिनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने ही अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया। वो कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश में किया। कहाँ किया है? हिमाचल प्रदेश के एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। और ये जो सेंटर है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है, इसको जो स्थापित किया है, इसको स्थापित किसने किया है? तो चलिए यहाँ लिख देती हूँ, एनटीपीसी और किसके द्वारा? भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी के द्वारा क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। और ये है क्या, किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पानी से संबंधित खेल है, पानी से संबंधित खेल जैसे तैराकी, रोइंग आदि का इसमें क्या होगा? अभ्यास होगा। और इस सेंटर में क्या किया गया है? इसके लिए 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, 40 प्लेयर्स का क्या किया गया है? चयन किया गया है। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 12 से 14 अक्टूबर तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी, क्या कह रहा है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ रही हूँ और बता रही हूँ क्या कह रहा है कि वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है गाइज? ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए पहले वाडा, यहाँ लिखा हुआ है एक शब्द वाडा, इसका नाम है इसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका नाम क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी अगर स्थापना की बात करें, वाडा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी ये 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की वाडा की बात करें तो वाडा का हेडक्वार्टर जो है वो आपका मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, क्लियर। और ये जो वाडा है इसका उद्देश्य क्या है? ये वाडा का उद्देश्य जो है कि खेल में जो नशीले पदार्थ हैं उनके यूज़ को रोकना, उनके उपयोग को रोकना, ये ना वाडा का उद्देश्य है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका आयोजन जो किया गया है, संगोष्ठी का आयोजन ये किया गया न्यू दिल्ली में किया गया है। और इस बार भारत जो है पहली बार होस्ट कर रहा है। भारत पहली बार इसको क्या कर रहा है? पहली बार
होस्ट कर रहा है, मेज़बान कर रहा है इसको, वाडा के संगोष्ठी को ये पहली बार होस्ट कर रहा है। और इस बार का ये कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। जब ये तीसरा संस्करण है तो ये क्वेश्चन उठता है पहला और सेकंड कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है आपका फर्स्ट दोहा कहाँ है? कतर में, दोहा कतर में हुआ था। और सेकंड आपका रोम में हुआ था। रोम कहाँ है? इटली में। तो ये भी आपको क्लियर होगा। थर्ड जो है भारत जो है होस्ट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुआफू 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया है। ये क्या है? कुआफू 1 जो है ये लॉन्ग मार्च रॉकेट है। क्या है? लॉन्ग मार्च रॉकेट है ये, जिसे किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। तो ये क्या है? सूर्य का जैसे यहाँ पे लिखा है सूर्य के रहस्य को जानने के लिए, तो ये क्या करेगा? सूर्य के रहस्य को, जो मिस्ट्री है उसको जानेगा। यानी सूर्य का पीछा करने वाला उपग्रह आप इसको कह सकते हैं। सूर्य का पीछा करने वाला ये क्या है? सैटेलाइट है। यानी सूर्य का अध्ययन करना क्या है? इसका उद्देश्य है। सूर्य का अध्ययन करना इसका क्या है? उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या, फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर, किसने किया है? पहले ये देखना किसने किया अनावरण? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कहाँ, किसकी की है? जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ किया है? सिताब दियारा में। कहाँ किया? ये सिताब दियारा। अब ये देखना है हमें कि सिताब दियारा है कहाँ? सिताब दियारा है कहाँ? तो ये बिहार के सारण जिले में है। बिहार के सारण जिले में एक गांव है जिसका नाम है, बिहार के सारण जिले में एक गांव है सिताब दियारा गांव में। इनका जो क्या नाम है? इनका जयप्रकाश नारायण जी, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ, कब हुआ था? 11 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। और 11 अक्टूबर को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्लियर। अब इसमें ये जो जयप्रकाश नारायण जी हैं, इन्होंने किस पर बल दिया है? समानता पर बल दिया, समाजवाद पर बल दिया है। क्या दिया इन्होंने? किस पर बल दिया है? समाजवाद पर इन्होंने बल दिया है। और ये जो है संपूर्ण क्रांति के जनक कहलाते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक कहलाते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के जनक कहलाते हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक। संपूर्ण क्रांति मतलब 7 क्षेत्र से संबंधित, 7 क्षेत्र से ये संबंधित है संपूर्ण क्रांति। इसके कौन जनक कहलाते हैं? जयप्रकाश नारायण जी कहलाते हैं। क्लियर। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इनका उपनाम है। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से इनको जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और यह एक स्वतंत्र कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी राजनीतिक नेता थे जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गाँव में हुआ था। और इन्हें ये भी ध्यान रखना है 1999 में, ये क्वेश्चन चर्चा में था, हो सकता है ये भी पूछ ले। 1999 में इन्होंने जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, भारत रत्न, उससे इन्हें 1999 में सम्मानित किया जा चुका है। और भी इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, क्या नाम है इसका? सांसद आदर्श ग्राम योजना ये इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर स्टार्ट किया गया था। 11 अक्टूबर 2014 को जेपी नारायण के क्या किया गया था? जन्मदिन के अवसर पर स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका एक नारा है, इनका एक लाइन है जो बहुत ही फेमस नारा है कि जात पात को छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज को नई दिशा दो। ये किसका नारा है? नारायण जी का है। फिर से बोल रही हूँ, जात पात को छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज को नई दिशा दो।
तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 36वें राष्ट्रीय खेल पदक में 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो बताइए कौन शीर्ष पर है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। कौन है? क्या नाम है इसका? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो ये जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि 36वां हुआ कहाँ है, 36वां राष्ट्रीय खेल ये हुआ कहाँ है? तो इसका आयोजन हुआ है गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात के 6 शहरों में, अहमदाबाद से ये स्टार्ट हुआ है। क्लियर? और इसका जो शुभंकर वो क्या रखा गया है? सावज रखा गया है, सावज, जिसका गुजराती भाषा में अर्थ जो होता है वो शेर होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका स्टार्टिंग जो है वो तो अहमदाबाद से हुआ और समापन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ये समापन सूरत में हुआ। सूरत में कब हुआ? 12 अक्टूबर को हुआ। 12 अक्टूबर को क्या हुआ? यहाँ पे समापन देखने को मिला है। और चीफ गेस्ट के रूप में जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो यहाँ पे उपस्थित थे। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन मैं बताने जा रही हूँ कि 2023 में जो 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल होने वाला है 2023 में, वो कहाँ होने वाला है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये गोवा में होने वाला है। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इस बात को कि गोवा में होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो दैट इज़ सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है टॉप पर है। सेकंड पर देखा जाए, सेकंड पे कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र है। और थर्ड पर कौन है? हरियाणा है। सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और महाराष्ट्र को जो सेकंड नंबर पर आया है महाराष्ट्र, इसको बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया। ये भी पूछ सकता है कि बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट स्टेट का अवार्ड इसमें किसे दिया गया है? तो वो महाराष्ट्र को दिया गया है। और अगर ये पूछ ले बेस्ट महिला एथलीट का, बेस्ट महिला, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? इस खेल में एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? वो नाम है उनका हसिका रामचंद्रा। और अगर यही बेस्ट मेल में पुरुष एथलीट की बात किया जाए, उससे वो किसको दिया गया? साजन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान कौन सा है? तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान जो है ये चलिए देख लेते हैं। ये कौन है? पहला है आपका ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है ये टॉप पर है। ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है। और सेकंड पे अगर पूछ ले, सेकंड पे कौन सा है? हार्वर्ड है। हार्वर्ड जो है ये यूएसए का है। हार्वर्ड यूएसए का है। यानी पहला जो है ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है और सेकंड पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये यूएसए का है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? क्या वो टॉप 10 में शामिल है? तो टॉप 10 में जो भारत के विश्वविद्यालय हैं वो शामिल नहीं हैं। तब बताइए किस में शामिल है? क्या टॉप 100 में शामिल है? तो टॉप 100 में भी शामिल नहीं है। क्या टॉप 200 में शामिल है? टॉप 200 में भी शामिल नहीं है। तब बताइए कि किस में शामिल है? बस ये ध्यान रखना है कि बस भारत में क्या कोई संस्थान है टॉप पर? हाँ है भाई, लेकिन कहाँ से? टॉप 251 से 300 के बीच में आया है टॉप भारत का। तो भारत का आया है। और वो भी कौन टॉप पर आया है इसमें? चलिए वो भी बता दे रहे हैं। वो आया है हमारा IISc बेंगलुरु जो है ये टॉप पर आया। और इसकी जो रैंकिंग है यहाँ से 251 से 300 तक के बीच में है। चलिए ठीक है। अब भारत की जो रैंकिंग है विश्वविद्यालय की जो श्रेणी आई है इसमें 6ठे स्थान पर भारत है। किस स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। भारत की तरफ से 75 यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। भारत की तरफ से 75 यूनिवर्सिटी ऐड की गई थी। तो ये सारे फैक्ट जितने भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। अभी भी जिसने लेक्चर लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया। और ये पहला लिखा भी है, यानी पहली बार ये मनाया गया। अब पहली बार मनाया गया, इस हिसाब से ये भी आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट। जैसे 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया गया, तो ये भी, तो इसी तरह पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। आपको पता है कि पूरे विश्व में जो स्लॉथ बियर है, भालू है, पूरे विश्व में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में इसकी 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में इसमें से एक प्रजाति हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। इन 8 प्रजातियों में से एक प्रजाति जो है भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, जिसे हम स्लॉथ बियर के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्लॉथ बियर के नाम से जानते हैं। और इसी स्लॉथ बियर को एक और नाम देते हैं, जिसका नाम है हनी बियर। जिसका नाम है हनी बियर नाम है। अब मैं यहाँ इसका पिक्चर लेना भूल गई, थंबनेल में मैंने नीचे लगाया वो स्लॉथ बियर का। इसे हम हनी बियर के नाम से जानते हैं। ये फुर्तीला होता है। ये क्या होता है? फुर्तीला होता है और शावक को अपने पीठ पर घुमाता है। चींटी और दीमक खाता है, ठीक है, चींटी और दीमक खाता है। और ये सारे इसके विशेषताएं हो गई जो मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी है। चलिए ठीक है, मंजूरी दे दी है डिवाइन योजना को। यह किससे संबंधित है? ये पहली बार ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही डिस्कस किया था, जब हमारा बजट आया था। जब हमारा बजट 2022-23 का आया था, तभी मैंने ये बताया था कि बजट 22-23 में घोषणा की गई थी और क्या किया गया था कि ये डिवाइन योजना क्या है, इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन अभी मंजूरी कब मिली है? 12 अक्टूबर को मंजूरी मिल गई है। और ये जो डिवाइन योजना है, ये आपका जो डिवाइन योजना है, डिवाइन योजना ये किससे संबंधित है? ये हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र से स्थित है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कहाँ से संबंधित है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है आपका। अगर इसका फुल फॉर्म है तो DE से हो जाएगा डेवलपमेंट, DE से आप कह सकते हो क्या? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट, DEV से डेवलपमेंट, और NE से यहीं लिखा नॉर्थ ईस्ट रीजन से संबंधित है। अगले 4 वर्षों में इसके लिए क्या किया गया है? अगले 4 वर्षों में इसके लिए 666 करोड़ यहाँ पे क्या किए गए हैं? आवंटित किए गए हैं। इसका वित्त पोषण केंद्र 100% कर रहा है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूरा आंसर क्लियर है कि किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए। स्कूली बच्चों के लिए क्या करने के लिए? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? फुटबॉल फॉर ऑल, मतलब फुटबॉल जो होगा सभी के लिए होगा। इस पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ के जो CM हैं वो कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। क्लियर कि स्कूली बच्चे जो हैं उनको फुटबॉल का वितरण किया जाए। ठीक है, तो ये फ्री में किया जाए, सारा वितरण किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 से 12 अक्टूबर तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय अभ्यास इप्सा मार 7th में प्रतिभागी देश कौन से हैं? इप्सा मार में प्रतिभागी देश कौन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा। इप्सा मार में जो है वो भारत है, ब्राज़ील है एंड दक्षिण अफ्रीका है। इप्सा इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये तीनों देश हैं जो हमारे इसमें इप्सा मार 7 में प्रतिभागी देश बने हुए हैं। और इसका आयोजन जो है, एक मिनट, इसका आयोजन जो है ये कहाँ पर किया जाएगा? साउथ अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और हमारे भारत में जब शामिल है तो भारत की तरफ से यहाँ प्रतिभाग कौन कर रहा है, शामिल कौन हो रहा है? तो INS तरकश जो है, भारत की तरफ से INS तरकश क्या कर रहा है? भाग ले रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट की धारा 66A जो कि चर्चा में है,
यह अधिनियम किस वर्ष का है? तो यह अधिनियम जो है 2000 का है। यह अधिनियम जो है ये किस वर्ष का है? आईटी एक्ट 2000 से संबंधित है। ये 2000 से संबंधित है, जो क्या है 66A जो है, ठीक है। अब ये 66A क्या है? तो 66A क्या है, चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके एक आपत्तिजनक जानकारी भेजना क्या है, इसके तहत एक दंडनीय अपराध बनाया गया था, ठीक है। कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट अगर आप करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, इसमें 3 साल की सज़ा दी जाएगी। क्लियर? इतना क्लियर हो गया होगा आपको। 3 साल की सज़ा की बात की गई थी। तो क्या हुआ था, कोर्ट ने वर्ष 2015 में एक मामला आया था, श्रेया सिंघल मामला। क्या मामला आया था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, श्रेया सिंघल मामला आया था। तो इस मामले में इस प्रावधान को, ये जो प्रावधान था कि ये दंडनीय अपराध है, इस प्रावधान को असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया था। जो हमारा आर्टिकल, भारत का संविधान का आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है, ये क्या कहता है कि भाषण कि हमारा अभिव्यक्ति और क्या है कि क्या कहते हैं 19 का जो 1 है, ये क्या कहता है कि हमारा कि भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो ये किस आर्टिकल के तहत हमारा आता है, 19(1) का क्लॉज 19(1) के ए में आता है, ठीक है। कि हमारा जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी, यहाँ पर ये कहा गया कि इसका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, सारा मैंने आपको बता दिया। और इसमें श्रेया सिंघल केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये 66A जो धारा था, इसको खारिज कर दिया था। और खारिज करने के बाद भी पुलिस क्या कर रही थी, इस पर केस दर्ज कर रही थी, इसलिए ये क्या है, मामला सामने आया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन, विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 14 अक्टूबर को किया जाता है। कब किया जाता है? 14 अक्टूबर को किया जाता है। और ये शुरू कब से हुआ था? ये शुरू हुआ था 1970 से। इसको स्टार्ट किया गया था 1970 से स्टार्ट किया गया था मनाया जाना। इसकी थीम क्या है? विश्व मानक दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है? वो है शेयर्ड विज़न। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ छोटा सा, शेयर्ड विज़न फॉर अ बेटर वर्ल्ड। शेयर विज़न, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रही हूँ, फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये इसका क्या है? थीम है। क्लियर हो गया होगा आपको। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी, विश्व मानक दिवस, विश्व मानक जो है इसका जो क्या कहते हैं, इसकी स्थापना भारत मानक ब्यूरो, एक मिनट, ये जो है विश्व मानक दिवस कौन आयोजित करता है? भारत मानक ब्यूरो। तो भारत मानक ब्यूरो की जो स्थापना होती है 1947 में होती है। किस एक्ट के तहत होती है? मानक, इसका जो नाम पड़ा था भारत मानक ब्यूरो, जो नाम दिया गया था, ये 1986 में इसका नाम दिया गया। तो इतना आपको क्लियर है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कब बनाया गया, और थीम हो सकता है, तो थीम भी थोड़ा बहुत माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी, कहाँ से कहाँ तक संचालित होगी चौथी वंदे भारत ट्रेन? तो ये ऊना से नई दिल्ली के बीच, कहाँ से? ऊना से नई दिल्ली के बीच ये स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे क्या लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक हम लोग क्या करेंगे, 2023 तक 75 ट्रेन का लक्ष्य रखा गया, 75 ट्रेन का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी तक 4 ट्रेन स्टार्ट हो चुकी हैं। पहला ट्रेन है नई दिल्ली से वाराणसी, नई दिल्ली से वाराणसी जो है पहली ट्रेन है, नई दिल्ली से वाराणसी। दूसरी की बात करें, दूसरी ट्रेन ये है नई दिल्ली से कटरा, नई दिल्ली से कटरा, एक मिनट ये हटा दे रही हूँ, नई दिल्ली से कटरा। और तीसरी जो है, तीसरी ट्रेन का वो है अहमदाबाद से मुंबई। और चौथी जो ट्रेन है उसका नाम है ऊना कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली। और ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो स्पीड रखी गई है ऊना से नई दिल्ली के बीच जो ट्रेन है, इसकी जो स्पीड है चौथी वंदे भारत की 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे
हाल ही में किसे दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? किसने होना चाहिए था? हाल ही में किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है दूसरा? चलिए देख लेते हैं किसने जीता है दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, 1 मिनट करके। तो किसने पुरस्कार जीता है गाइज? इनका नाम है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। किसने दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? उनका नाम है प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने ये पुरस्कार जीता है। और ये जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? शेख जायद, ये यूएई का पुरस्कार है, उसी के द्वारा ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य ने भारत के पहले कडावर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावर स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो किसने किया है? ये तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया है। क्या नाम है इसका? कडावर स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु ने क्या किया है? ये देश का पहला, ये क्या है? ये पहला लिखा भी है, भारत देश का जो पहला है कडावर स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य, इसको क्या किया गया? अधिसूचित किया है। और यह अभ्यारण्य कहाँ पर? कडावर लिखा है, तो यह अभ्यारण्य करूर और डिंडीगुल जिले में ये क्या होगा? फैला होगा, क्षेत्र में स्थापित होगा। 11,806 हेक्टेयर में ये स्थापित होने वाला है। ये अभ्यारण्य क्या होगा? ये जो अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है, ये प्रजातियों के संरक्षण में क्या करेगा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लियर हो गया होगा। इससे क्या होगा? जो तमिलनाडु में लुप्तप्राय जंगली प्रजाति हैं, उनके संरक्षण में हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करें स्लैंडर की, ये जो जानवर है स्लैंडर लॉरिस, ये स्लैंडर लॉरिस जो है ये क्या है? कैसा प्रजाति है? स्तनधारी प्रजाति है। क्या है? स्तनधारी है। और ये लॉरिस जो है, ये जानवर जो है, ये क्या करता है? ये अपना अधिकांश टाइम जो है कहाँ बिताता? पेड़ों पर बिताता है। और IUCN के द्वारा, IUCN ने इसको किस कैटेगरी में डाला है? इंडेंजर्ड में डाला है। इंडेंजर्ड, ई होगा यहाँ पे, आई नहीं होगा। इंडेंजर्ड, यहाँ फिर से मैं लिख दे रही हूँ, इंडेंजर्ड में डाला है। इंडेंजर्ड सूची में, यानी कि लुप्त प्राय इस सूची में इसको माना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये जो स्लैंडर लॉरिस है, ये क्या करता है? कृषि फसलों के कीटों का जैविक शिकार करती है और किसानों के लिए हेल्पफुल होती है, किसानों को ये लाभ पहुंचाती है। अगर देखा जाए तो भारत में कुल 565, कितने? भारत में कुल 565 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें विभिन्न प्रजातियों को रखा जाता है और विलुप्त होने से उन्हें बचाया जाता है। तो ये सारे आपको क्लियर अच्छे से हो गए होंगे। और हाँ, पता है ये जो लॉरिस जानवर होता है, इसके अंदर जो जहर होता है, ये अपने जहर को कोहनी के अंदर रखता है और कोहनी के अंदर से जहर को लेकर के दांतों पर लगाता है और फिर ये क्या करता है? अटैक करता है। ये जानवर इंसानों को नहीं मारता है, इवन जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनको मारता है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मर्सर CFA जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, इसमें कौन सा देश? आइसलैंड जो है वो टॉप पर रहा है। और अंतिम में कौन है? लास्ट में जिसको रैंकिंग दी गई है वो है थाईलैंड। वो क्या है? थाईलैंड है। थाईलैंड फर्स्ट पे, आइसलैंड। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? यहाँ पे पूछा नहीं है, भारत की रैंकिंग हमें देखना है। तो भारत की रैंकिंग जो है 41 है, 41वें नंबर पर भारत क्या है? शामिल है। और ये किसके मामले में है? तो ये नाम से ही पता चल रहा, पेंशन, यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पेंशन के मामले में जो चुनौतियाँ आई हैं, उसी हिसाब से ये रैंकिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 2011 से ये स्टार्ट हुई है और इस बार जो किया गया है ये 7वां क्रम है। किस नंबर का है? 7वां क्रम है, यहाँ लिखा भी हुआ है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो नाम से ही पता चला, कामरूप। कामरूप किसका नाम है? ये कामरूप जो है असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम है। तो अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन
अभी कल क्या था, पेट का एक एग्ज़ाम, पेट का जब 15 तारीख को पेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो पेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, मतलब अगर 5-6 क्वेश्चन थे, उसमें से हम नहीं कह रहे सबका सब है, एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ उसमें नहीं था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन डिट्टो वहाँ पे आ गए थे, सारे के सारे डिट्टो क्वेश्चन आए थे। जैसे हर घर प्रमाणित वाला राज्य जो था गोवा आंसर है। सारे क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है फ़िलहाल, लेकिन सारे क्वेश्चन आ गए थे, बस एक को छोड़ करके, क्योंकि एक वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, वो भी आया था वहाँ पे। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे ही इनडायरेक्टली आपको हिस्ट्री के बारे में, कभी पॉलिटी के बारे में बताया, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा पेट का पेपर, और सारे के सारे लगभग क्वेश्चन यहीं से आए थे। तो आपको ये ध्यान रखना, अच्छे से करिए, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाने वाला है, बस अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, ऑनेस्टली के साथ पढ़ते रहिए, और थोड़ा ट्रस्ट बना के पढ़िए कि हाँ क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन अपवाद में मिल जाते हैं, उसका हम नहीं कह रहे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बजाय हमें और ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है, इसलिए आप देखते रहिए और लगातार जुड़े रहिए। तो जैसे यहाँ पे कामरूप है, तो कामरूप का मैंने बताया असम का पुराना नाम है, तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन तो गुवाहाटी यानी असम, ठीक है। तो किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने किया। किसने किया है? ये जो किया है इसका आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। और ये जो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा स्थापित किया गया है, ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया। किसके तहत? राष्ट्रीय, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे क्या किया गया? स्थापित किया गया। मिशन के तहत इसे स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए शुरू की गई थी। और इसको पूरा करने वाली संस्था कौन है? सीडैक है, जो कि पुणे के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि 13 से 16 अक्टूबर तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो मेघा नाम में ही है कि मेघा यानी मेघालय में ये किया जा रहा है। मेघालय के कहाँ पर किया जा रहा है? उमट्रेव नदी में किया जा रहा है। उमट्रेव नदी पर ये किया जा रहा है इसका उद्घाटन, ठीक है। और इस उमट्रेव नदी को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? वाइट रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाइट रिवर के नाम से जानते हैं। वाइट रिवर क्यों कहा जा रहा है? सिंपल सी बात है कि ये रिवर जो है प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है, इसीलिए इसको वाइट रिवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा? वाइट वाटर गेम्स का आयोजन होगा, मतलब ऐसे गेम जहाँ पे पोल्यूशन मुक्त हो। तो यहाँ पे 20 देश भाग लेने वाले हैं। कितने देश? 20 देश भाग लेने वाले, और इसका जो है 5वां संस्करण है। इस बार जो इसका है 5वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया है? नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा। पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा ये 11 से 12 अक्टूबर का 11 से 12 अक्टूबर तक इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। और इसमें किसने किसने भाग लिया है? इसमें जो भाग लिया है किसने? रिलायंस ने और ओएनजीसी ने और किसने लिया है? वेदांता समूह ने इसमें क्या किया है? भाग लिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो तेल क्षेत्र हैं, ऑयल सेक्टर हैं, वहाँ पर आतंकवादी घटना ना हो, आग ना लगे, विस्फोट ना हो। तो वहाँ पर इस तरीके से अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो वहाँ क्या करना चाहिए, यही इसका क्या है? उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भुखमरी सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। वैश्विक भुखमरी क्या कह रहा है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देख लेते हैं कितने देशों में। 121 देशों में इनको क्या है? 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर? इसको वैश्विक भुखमरी सूचकांक को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसे क्या गया है? 107वां नंबर मिला है। इसको जारी कौन करता है? जारी करने वाली संस्था कौन सी? कंसर्न वर्ल्ड वाइड
कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसको क्या करती है, जारी करती है। क्लियर। और एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इसी क्वेश्चन के ऊपर कि इसको जारी करने के जो संकेतक हैं वो कितने हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं। तो ये 4 आधार पर ये जारी होते हैं। इसके 4 इंडिकेशन हैं। कौन कौन से 4 इंडिकेशन हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर ये है। और क्या है, अल्प पोषण, अल्प पोषण है, ठीक है, अल्प पोषण हो गया। थर्ड क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग है। और चौथा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, उनका वजन, उनके वजन की बात। तो ये सारे यहाँ पे 4 आधार हैं जो इस पे देखा जाता है। और ये जो रैंकिंग है वो 0 से 100 के अंक में जारी की जाती है। 0 यानी जिसको 0 है यहाँ पर यानी कोई भुखमरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भारत की रैंकिंग तो आप जान लिए, अब आपको पड़ोसी देश के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। तो हमारे पड़ोसी देश भैया क्या हैं, अच्छे खासे सिचुएशन में है, अच्छे खासे कंडीशन में। जैसे खाली भारत जो है, भारत से पीछे जो है खाली अफ़गानिस्तान है, खाली अफ़गानिस्तान है, यानी वो भी केवल 2, 109 नंबर पे अफ़गानिस्तान है, 107 पे भारत है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है वो 99 रैंक पर हमसे काफ़ी ठीक ठाक है। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जहाँ पर खाद्य आपात से वो जूझ रहा था, हमारे लोगों ने ही यहीं से बहुत सारी हेल्प की गई, लेकिन वही कहते हैं ना कि हेल्प करने के बाद क्या हो गया, हमें पीछे रह गए और ये आगे हो गया। श्रीलंका जो है 64 रैंक पे, मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा इंडेक्स है। हमारा जो फेयर इंडेक्स जारी किया गया है ऐसा कुछ हमें नहीं लग रहा, क्योंकि हम ही लोगों ने हेल्प किया, भारत ने ही हेल्प किया और श्रीलंका आगे बढ़ गया और भारत क्या है, पीछे छूट गया। तो श्रीलंका 64th रैंक पर है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश भी क्या है, 84th रैंक पर है। कहाँ पर है, 84th रैंक पर है बांग्लादेश भी, ठीक है। और नेपाल की बात करें, नेपाल 81 पे। ये हमारे क्या कहते हैं कि पड़ोसी देशों की स्थिति है, यानी दक्षिण भारत में भारत केवल क्या है, अफगानिस्तान से आगे है, बाकी सभी क्या हैं, पीछे हैं। अगर 2021 में भारत की रैंकिंग देखा जाए तो 101 स्थान पर भारत था, ठीक है। और फर्स्ट पे पहला स्थान किसका है, तो फर्स्ट पर जो है पहला स्थान है वो बेलारूस का है, बेलारूस का है। जैसा कि मैंने कहा 121 देशों की रैंकिंग जारी हुई, तो लास्ट पर कौन है, इस बार यमन बैठा हुआ है लास्ट पे। तो ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया गाइस, ये नई दिल्ली में किया गया है। क्या कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कौन किया है, तो कोयला मंत्रालय ने किया, कोयला मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है, कोयला मंत्रालय के द्वारा। और पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी थीम क्या रखी गई है, पहली बार जो आयोजन किया गया है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जब कोयला यहाँ पर दिया है तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार के कोयला ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो जो कोयले का नाम है वो नाम है बिटुमिनस। क्या नाम है, बिटुमिनस। और यहाँ पे जो पीट कोयला है सबसे ख़राब कोयला होता है। पीट कोयला जो है सबसे ख़राब होता है। सबसे अच्छा कोयला क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और बिटुमिनस भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल प्रक्षेपण किया गया है। किस पनडुब्बी से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो किससे किया गया है, INS अरिहंत से किया गया है। किससे किया गया है, INS अरिहंत से इसका क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया है। और ये INS अरिहंत जो है ये भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। जो क्या करता है, ये जो INS अरिहंत है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। क्या है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। क्लियर, यानी कि ये INS का फुल फॉर्म क्या है, INS इंडियन नेवी शिप। और INS अरिहंत जो है ये 26 जुलाई 2009 को लॉन्च हुई थी।
26 जुलाई 2009 को ये लॉन्च हुई थी। कहाँ पर इसका निर्माण हुआ? विशाखापत्तनम में, ठीक है। और ये जो INS अरिहंत है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। 6000 टन वजन उठाने की इसकी क्या है? क्षमता है। आज का थंबनेल क्या है वो बहुत लेट हो गया, मैंने डिस्कस नहीं किया, तो पहले मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या है कि केरल में एक जिला है, केरल में का केस मैंने वहाँ पे थंबनेल में डाला है। तो केरल का एक जिला है पतनमतिट्टा। तो यहाँ के ज़िले में क्या हुआ? 2 महिलाओं की बलि देने का मामला आया है। 2 महिलाओं को क्या किया गया? काले जादू के नाम पर उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और इस मामले में देखा गया कि इस मामले में एक दंपत्ति शामिल था और एक और बंदा था जो उन दोनों को जादू के नाम पर फंसाया था, काले जादू के नाम पर। तो ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें ये बताया गया कि वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था शफ़ी, इस व्यक्ति ने क्या किया, उस दंपत्ति को, जो केरल का दंपत्ति था, उसको इसने बताया था, शफ़ी ने बताया था उन दंपत्ति को कि पके हुए मानव शरीर के अगर अंग को आप खाते हो तो आपकी जो यंगनेस है यानी जवानी है वो आपको बचाने में हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए क्या किया, जो मानव बलि का मास्टरमाइंड शफ़ी था, उसी के कहने पर इन दंपत्ति ने उन दोनों महिलाओं को क्या किया था? उनको मौत के घाट उतारा था। तो इस तरीके से ये दोनों महिलाएं लॉटरी टिकट बेचती थी। तो उनकी हत्या करने के बाद शव को उसी घर में दफना दिया गया था, ठीक है। और जो दोनों महिलाएं मारी गई थी उनका नाम पद्मा और रोजली बताया गया है। इस तरीके से आज के टाइम में भी लोग हैं कि इस तरीके के चीज़ों में विश्वास कर लेते हैं, बिलीव नहीं हो रहा है। इतने गंदे तरीके से उन लोगों को मारा गया था कि पढ़ कर के भी न्यूज़ अजीब सा, पता नहीं कैसे वो लोग कर लेते हैं, बट चलिए क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसे लोगों के ये जो चीज़ें हैं, जादू टोना, इन सब के चक्कर में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी चलिए आगे हम लोग अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? अक्टूबर 2022 में किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लगाया गया है? किस पर लगाया गया? कमलप्रीत कौर पर क्या है ये बैन लगाया गया। कमलप्रीत जो है डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं, डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं, इन पर क्या किया गया? बैन लगाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का क्या किया है? नया निदेशक नियुक्त किया है। तो किसे किया है? मृणालिनी श्रीवास्तव जी को किया है। मृणालिनी श्रीवास्तव जो NDMA होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, इसका हेड कौन होता है? इसका हेड जो होता है वो PM होता है। इसका हेड PM यानी प्रधानमंत्री होते हैं। और NDMA की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 27 सितंबर 2006 को हुई थी। 27 सितंबर 2006 को हुई थी। लेकिन किस एक्ट के तहत? आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत 27 सितंबर 2006 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और इसमें 9 सदस्य शामिल होते हैं। कितने? 9 सदस्य शामिल होते हैं। अभी नए निदेशक जो है इसमें मृणालिनी श्रीवास्तव को बनाया गया है और अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री और किस किस चीज़ के अध्यक्ष होते हैं? जैसे कि मैंने बता दिया, नीति आयोग बताया हुआ है, कई बार बताया है आपको, लेक्चर में डिस्कस किया। नीति आयोग के हो गए और अंतर्राज्यीय परिषद के हो गए, NDMA के हो गए, CSIR के हो गए। इन सब के इन सभी के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं। नेक्स्ट सितंबर 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो कहाँ पर खोला गया है? अमेरिका के कहाँ पे? न्यू जर्सी स्थान पर। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थान पर ये खोला गया है। यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित जो उनके उपदेश हैं और इनके जीवन से संबंधित जो बातें हैं वो शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो कहाँ की है? नागालैंड में की है। नागालैंड के CM कौन है? नेफ्त्यू रियो है। इन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया है? स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो नागरिक लोग हैं उनको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। और ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की गई है, किस योजना के साथ लागू की गई है? आयुष्मान भारत योजना के तहत लागू की गई है। आयुष्मान भारत योजना के इसके साथ लागू की गई है। अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसको कब लागू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना कब स्टार्ट की गई थी? 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय सेना ने अग्निवीरों को
भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने बैंकों पर? 11 बैंकों के साथ क्या किया है? ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना, अग्निवीरों यानी अग्निपथ योजना आई थी। अग्निपथ योजना आई थी किसके लिए? ये 4 साल के लिए जो सेना में सेवा देने के लिए ये योजना आई थी। सेना में सर्विस देने के लिए, सेवा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी, अग्निपथ। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? 11 बैंकों के साथ। क्या करने के लिए? बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कहाँ के चुने गए हैं? इराक के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? अब्दुल लतीफ़ राशिद। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ के राष्ट्रपति, कहाँ के प्रधानमंत्री नए चुने गए। एक क्वेश्चन इससे भी आता है कहीं ना कहीं, तो हमें सारे पे ध्यान देते हुए चलना है। अब्दुल लतीफ़ राशिद जो है इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए बने हैं? 4 वर्ष के लिए बने हैं। 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति बने। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। नेक्स्ट अगर देखें कि यहाँ एक नदी बहती है, नदी जिसका नाम है दजला फरात नदी। दजला फरात नदी बहती है और इस दजला फरात नदी पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को अब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था? 2010 में शुरू हुआ था। ये 2010 में शुरू हुआ था। क्यों मनाया जाता है 15 अक्टूबर को? तो इस दिन क्या हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को APJ अब्दुल कलाम जी की क्या हुई थी? जन्म हुआ था। APJ अब्दुल कलाम जी का 1931 में जन्म हुआ था। कहाँ पर? रामेश्वरम में। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1997 में भारत का जो सर्वोच्च रत्न है, भारत रत्न, सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, 1997 में इनको प्रदान किया गया था। और 1999 में मैंने किसको बताया था कि मिला था भारत रत्न? JP नारायण को मिला था। और 1997 में किसको मिला था? APJ अब्दुल कलाम जी को सर्वोच्च सम्मान मिला था। और APJ अब्दुल कलाम जो थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी थे। कब से कब तक? 2002 से 2007 के बीच ये राष्ट्रपति के पोस्ट पर थे। इन्हें आम जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी कल से रेगुलर आपका लेक्चर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।